और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं संगम नगरी प्रयागराज की। प्रयागराज में आस्था का सैलाब इन दिनों उमड़ा हुआ है, जहां हर तरफ आस्था के रंग आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मौनी अमावस्या के बाद लोग लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहने वाला है। इस बार संगम की पावन रेती पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस वक्त माघ मेले की रौनक देखते ही बन रही है। हर तरफ आस्था, भक्ति और उमंग नजर आ रही है। माघ मेले में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान का आध्यात्मिक लाभ ले चुके हैं। इस बार माघ मेले में आस्था, भक्ति की अद्भुत बहार छाई है। जाहिर है भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए संगम नगरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालु मिनी कुंभ में सुगम से स्नान ध्यान कर सके। इस बार संगम में आस्था, भक्ति के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कल मौनी अमावस्या पर संगम में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 4 करोड़ 52 लाख श्रद्धालुओं की डुबकी के बाद गिनती रोक दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि आंकड़ा इसके बाद 5 करोड़ के पार हो सकता है। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और त्रिवेणी पर स्नान का यह सिलसिला जारी रहने वाला है। मौनी अमावस्या के बाद अब माघ मेले का चौथा स्नान 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर होगा। आपको सीधे प्रयागराज भी लिए चलेंगे, जहां पर आस्था, भक्ति के साथ ही व्यवस्थाओं पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं संगम पर बिखरे आस्था, भक्ति के अद्भुत रंग। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम। धर्म, आस्था, परंपरा और संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है प्रयागराज का माघ मेला। त्रिवेणी किनारे भक्ति, विश्वास और सनातन परंपरा के ऐसे रंग बिखरे हुए हैं जिन्हें शब्दों में पिरोना मुश्किल है। हर ओर नजर आ रही है वह श्रद्धा और आस्था की तस्वीर, और गूंज रहा है हर हर महादेव और गंगा मैया की जयकार। यहाँ हर कोई अपने इष्ट की भक्ति में जुटा है। स्नान दान का सिलसिला जारी है। ऐसे में भोले बाबा की भक्ति गूंज भी इस मिनी महाकुंभ में खूब नजर आ रही है, जो इस रंग बिरंगी शोभा यात्रा में महसूस भी की गई। दरअसल ये यात्रा मुंबई के श्री अघोरेश्वर धाम की तरफ से निकाली गई, जिसमें 2 घोड़ों की बग्घी पर आश्रम के संस्थापक भगवान राम जी की तस्वीर, बैकग्राउंड में भक्ति गीत की गूंज, घोड़े पर सवार अघोरी समाज के संत और दंडी स्वामी समेत सैकड़ों लोग इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। दरअसल अघोरेश्वर आश्रम को बसाने वाले अवधूत यानी सन्यासी भगवान राम जी के अनुयायी मानते हैं कि भगवान राम जी को संगम की रेती पर ही भगवती माँ का आशीर्वाद मिला था। ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जैसे आध्यात्मिक चेतना की जो जो अवस्थाएं हैं उनको आज प्राप्त हुई थी। 1 महीना वो भूखे रहे इसी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, बालू पे सोए, किसी ने भोजन नहीं दिया, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे एक दिन एक वृद्ध महिला माता जी आई देवी के रूप में, उन्होंने मुझे अन्न प्राशन किया और उसके बाद मेरी क्षुधा जो मिटी, तो फिर कभी वो प्रसंग आया ही नहीं। और उसी को अपने ज्ञान प्राप्ति, जो ज्ञान है वो उनको प्राप्त हो गया था। स्वामी भगवान राम जी के अनुयायी कहते हैं कि उन्होंने अघोरियों को दुनिया के सामने बड़े ही सरल तरीके से पेश किया, जिस वजह से उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल उनके प्राकट्य दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी जब ये अनोखी शोभा यात्रा गंगा तट पर जहां जहां से गुजरी, हर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। माघ मेले में आस्था भक्ति का ऐसा ही स्वरूप दिखाई दिया किन्नर अखाड़े में भी, जहां मां कामाख्या शक्तिपीठ में हुई ये विशेष साधना काफी चर्चा में है। ये किन्नर अखाड़े में हवन पूजन चल रहा है। मां कामाख्या शक्तिपीठ की यहाँ स्थापना हुई है और यहाँ हर रोज इसी तरह हवन पूजन होता है। ये माघ मेले के अनोखे रंग आपको हम दिखा रहे हैं। ये धार्मिक रंग है, यहाँ की
जो महिमा है, यहाँ की जो आस्था है वो सबसे अलग है और यही सनातन की पहचान है कि अलग अलग वर्गों में इसको लेकर, ये देखिए मेरे पीछे आप भीड़ देख पा रहे होंगे, इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए ये तमाम माघ मेले में आए हुए लोग हैं, श्रद्धालु हैं जो इसका हिस्सा बन रहे हैं। माघ मेले में मां कामाख्या की आराधना करते किन्नर अखाड़े से जुड़े ये साधु संत विश्व में सुख शांति की कामना को लेकर हवन पूजन करने के लिए एक साथ जुटे हुए हैं। हम किन्नर अखाड़े में ये हमारी परंपरा माँ कामाख्या देवी की पूजा हवन पूजा चलती है। जो हमने माँ कामाख्या देवी का हवन प्रोज्वलित किया है, उसके हम सब पूरे जजमानों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए हमने ये पूजा रखते हैं और हर रोज शाम को 7 बजे चालू होते हैं। सबके लिए दुआ याचना करते हैं। मां कामाख्या को समर्पित इस खास और अनोखी पूजा अर्चना को देखने के लिए आए लोग मां की भक्ति में भाव विभोर नजर आए। जिस प्रकार से अग्नि में मिर्ची पड़ने के बाद लोगों की हालत खराब होती है, अब इससे बड़ा सनातन का प्रमाण क्या दिया जा सकता है। बस हम तो देख रहे इतने सालों से हमारे गुरु आई हुए हैं तो उनके साथ हम आए हुए हैं। आचार्य जी सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू जनमानस के लिए एक सर्वोच्च काम कर रहे हैं और इससे बड़ा मैं समझता हूँ कुंभ मेला और माघ मेला प्रयाग के लिए सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। कुल मिलाकर संगम नगरी में आयोजित माघ मेले में साधु संत और सन्यासियों के शिविरों में भक्ति, आस्था और श्रद्धा का समागम ही नजर आ रहा है। हर जगह पूजा पाठ और अनुष्ठान के स्वर गुंजायमान हैं। प्रयागराज से आनंद राज और शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रयागराज में इस वक्त आस्था का मेला उमड़ा हुआ है और वहां की हर एक तस्वीर हमारे संवाददाता शुभम हम तक पहुंचा रहे हैं। शुभम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधे जानेंगे। शुभम, मौनी अमावस्या के बाद आज की क्या तस्वीरें वहां आप देख पा रहे हैं? क्या कल के कंपैरिजन में वहां पर कम भीड़ है? क्या है वहां पर अभी नजारा? बिल्कुल गुंजन, कल का जो आंकड़ा था 4,52,00,000 ये श्रद्धालुओं की संख्या रात 8 बजे तक थी संगम पीआरओ की जानकारी के मुताबिक, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी था। जैसे कि शनिवार रात 12 बजे से स्नान शुरू हुआ था, ऐसे ही रविवार रात 12 बजे तक स्नान चलता रहा और यहाँ श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। श्रद्धालु आ ही रहे हैं, स्नान करके जा रहे हैं। जो लोग लेट हो गए हैं वो अभी भी आ रहे हैं। तो माना जा सकता है कि पूरे 44 दिन तक की रौनक संगम नगरी में देखने को मिलेगी। आंकड़ा प्रशासन ने जो अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा ऊपर जा चुका है। 3 करोड़ के आसपास का अनुमान प्रशासन का था, लेकिन ये 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ के आसपास की श्रद्धालु की संख्या इस बात की तस्दीक करती है, इस बात की पुष्टि करती है कि प्रशासन की तैयारियां बिल्कुल दुरुस्त थी और इसको कहा जा सकता है कि प्रशासन ने इस माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो पावन स्नान था इसे सफल बनाया है। श्रद्धालु बिल्कुल संतुष्ट नजर आए, साधु संत बिल्कुल संतुष्ट नजर आए, उन्हें किसी बात की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सबसे खास बात ये कि रात 12 बजे से जब अमावस्या का दिन शुरू हुआ था, जब मुहूर्त शुरू हुआ था, उसके बाद से ही श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में सर्द कोहरे की चपेट में स्नान करना शुरू कर चुके थे और धीरे धीरे भगवान सूर्य उदय हुए और उसके बाद दिन भर एक सिलसिला चलता रहा। एक एक करके श्रद्धालु आते गए, स्नान करके चले गए। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या हमने आपको तस्वीरों में दिखाई थी, जहां अलग अलग घाटों पर, अलग अलग जोन पर श्रद्धालु गए, स्नान करके और अपने गंतव्य को रवाना हो गए। ये पूरी संगम नगरी, पूरी प्रयाग नगरी में इस वक्त देख पा रहा हूँ, यहाँ करोड़ों करोड़ तादाद जो है श्रद्धालुओं की अभी भी है। ऐसा अनुमान है प्रशासन का कि जो लोग कल स्नान कर चुके हैं वो अभी ठहरे हैं और अब अगला स्नान जब बसंत पंचमी का होगा तो उसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है, क्योंकि 23 जनवरी को अब बसंत पंचमी का अगला प्रमुख स्नान है। तो कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो अभी ठहरे हुए हैं और जो 23 तारीख का स्नान करके जाएंगे। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मकर संक्रांति पर भी। जो मकर संक्रांति पे लोग आए थे उन लोगों ने मकर संक्रांति का स्नान किया था और वो मौनी अमावस्या यानी कल के स्नान के लिए ठहरे हुए थे। अब ऐसे ही बड़ी तादाद यहाँ पर इन टेंट सिटी में, इन कैंपों में, इन आश्रय स्थलों में यहाँ ठहरी हुई है। जो लोग अभी कम से कम 4 से 5 दिन अभी और यहाँ ठहरेंगे और उसके बाद अगला प्रमुख स्नान जो होगा वो करने के बाद यहाँ से रवाना होंगे। देखिए, संगम की नगरी की इस रेती की महिमा ही कुछ अलग है। जो यहाँ पर आ जाता है वो यहाँ से जाने का मन नहीं करता। उसका तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लोग करोड़ों करोड़ श्रद्धालु यहाँ डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, स्नान करने के लिए पहुंचे थे। माघ का महीना और मौनी अमावस्या का दिन
फिर तो बात ही कुछ निराली है। लगातार लोग पुण्यदान यहाँ करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। तमाम शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ों की अभी साधना आपने देखी, अनोखी साधना इनकी हमने देखी। तो अलग अलग रंग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ डुबकी जो है श्रद्धालुओं ने यहाँ पर लगाई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। सड़कों पर रैला लगा हुआ है। ये वो श्रद्धालु हैं जो लौट रहे हैं और कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो अभी भी आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन की हम बात कर लें, बस अड्डों की हम बात कर लें, सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालु, तो ये तमाम जो मार्ग है प्रयागराज आने वाले, इन सभी मार्गों पर आपको श्रद्धालुओं का तांता नजर आ ही जाएगा। तमाम मार्गों पर जहाँ से आने वाले मार्ग है, जहाँ से गंतव्य करने वाले मार्ग है। तो ये कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं की संख्या अभी और बढ़ेगी अगले स्नान पर। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या अभी और बढ़ेगी, एक और स्नान के लिए श्रद्धालु संगम पहुंचेंगे, ऐसे में व्यवस्था उसके लिए कैसी की गई है, बताइएगा। देखिए, व्यवस्था जब सरकार ने, प्रशासन ने माघ मेला आयोजित किया था तो पूरे 6 प्रमुख स्थान को लेकर इनको मद्देनजर रखते हुए व्यवस्थाओं को किया था। प्रशासन को इस बात का अनुमान होता है, उनके पास इंटेलिजेंस होती है, उनके पास में टेक्निक्स होती है, वो समझ जाते हैं कि उन्हें कितने श्रद्धालुओं को स्नान कराना है। ठीक वैसा ही हुआ, जैसा अनुमान प्रशासन ने जताया था कि 2 करोड़ के आसपास मकर संक्रांति पर आएंगे, तो ठीक वैसा ही हुआ। 2 से 2.25 करोड़ के श्रद्धालु आसपास आए और उन्होंने स्नान करके सफलतापूर्वक उस स्नान को सफल बना लिया। बिल्कुल मौनी अमावस्या को 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था, बिल्कुल वही हुआ और ये श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और करीब 4.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। तो प्रशासन की व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त है। आने वाले स्थानों को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। तमाम जो दल है, यूपी एटीएस के, आरएएफ के, पीएससी के, यूपी पुलिस के, जल पुलिस के, गोताखोर के, उसके अलावा जो तमाम अग्निशमन दस्ते हैं, वो तमाम यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है, निगरानी रख रहे हैं। और उनका यही कहना है कि वो पूरे 44 दिन तक यहाँ सेवा के भाव से काम करते हैं। हमने देखा ना सिर्फ श्रद्धालु बल्कि गुंजन ऐसे लोग भी जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, जो वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों ने भी स्नान किया वक्त मिलते, जैसे मैंने किया। बिल्कुल, जो लोग वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं उन लोगों ने भी वक्त मिलते स्नान किया। यानी उनकी भी यही आस्था है जैसे कि वहाँ के श्रद्धालुओं की है। बिल्कुल, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी भी रहेगा। शुभम, तस्वीरें आप लगातार दिखा ही रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वही देखिए, 3 जनवरी से शुरू हुए इस माघ मेले में अब तक करोड़ों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो माघ मेले के दौरान अपनों से बिछड़ गए, जिन्हें अपनों से मिलाने का जिम्मा उठाया भूले भटके शिविर ने, जो अब तक कई बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिला चुका है। इस शिविर में क्या है ऐसा, देखिए खास रिपोर्ट। माघ मेले में आए लोगों की ये कतार न तो किसी साधु संत के शिविर में आशीर्वाद लेने पहुंची है और न ही किसी भंडारे का प्रसाद पाने के लिए लाइन में लगी है, बल्कि ये लोग अपनों से बिछड़ने के बाद भूले भटके शिविर में पहुंचे हैं, जिसे चला रहे हैं उमेश चंद्र तिवारी, जो बताते हैं कि इस शिविर की स्थापना उनके पिता स्वर्गीय पंडित राजाराम तिवारी ने साल 1946 में की थी। तब से ये शिविर लगातार बिछड़ों को मिलाने का काम कर रहा है। उस टाइम देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। पिताजी की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। यही मेला क्षेत्र के बगल ही हमारा संगम कोठा पारचा स्थान था, वहीं वो रहते थे। मेला घूमने आए थे, एक माताजी रो रही थी। जिज्ञासा बस उन्होंने पूछा कि क्या बात है माताजी, क्यों रो रही है? तो उन्होंने बताया कि हमारी कुटिया नहीं मिल रही है। तो 2 घंटे लगा। माताजी माँ गंगा किनारा ही था उस टाइम, वहीं लोग झोपड़ी बना के रहते थे। तो ले जाके ढूंढते ढूंढते तब जाके मिली। तो माताजी बहुत आशीर्वाद देने लगी। फिर माँ गंगा और बजरंगबली की कृपा से उनको प्रेरणा हुई। शाम को अपने दोस्तों के साथ गए, कोठा पारचा में हमारा घर था, वहाँ बैठक किए और नाम दिए भारत सेवा दल। दूसरे दिन वहीं टीन का भोंपू काटे और शुरू के दौड़ दौड़ के लोगों को मिलाते थे। और यह सेवा उन्होंने लगातार 70 वर्षों तक किया। ये अनोखा शिविर हर कुंभ, अर्ध कुंभ और माघ मेले के दौरान संगम की रेती पर इसी तरह संचालित होता है और बिछड़े लोगों को उनके परिजनों से मिलाने का काम करता है। इस शिविर की खासियत ये भी है कि यहाँ पर मदद की आस में आए लोगों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम भी है। एक ही काम है हमारे पास, जो भी हमारे शिविर में आ गया उसको खाना, कपड़ा और ना मिलने पे घर तक छोड़ने की सब व्यवस्था है। और जो ये सेवा करते हैं इनका अद्वैत है, इसका कोई जो है जवाब ही नहीं जी। जो इन्होंने समर्पण भाव से, उनके पुत्र जो है उमेश जी हैं, उमेश तिवारी जी, इनका समर्पण भाव जो देख के लगता है कि आनंद आ जाता है। इस शिविर को चलाने में ये स्वयं सेवक अहम भूमिका निभाते हैं, वो भी बिना पैसे के।
गुड न्यूज टुडे से बातचीत में स्वयंसेवकों ने बताया कि इस काम को करने में उन्हें जो खुशी मिलती है वो किसी पुण्य से कम नहीं है। ये तो हमारी मतलब इच्छा है कि हम सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, बिछड़ों को मिला रहे हैं, मन को शांति मिलती है। फिर गंगा मैया का आशीर्वाद है कि हमारे गले में इतनी ताकत दें कि हम बिछड़े हुओं को मिला सकें। अब ये लोगों को मिलाना रहता है, और जब लोग मिलते हैं और बिछड़ के मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दावा ये है कि भूले भट्ट के शिविर की मदद से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग अपनों से मिल चुके हैं। इस साल भी 3 जनवरी से शुरू हुए इस माघ मेले में ये शिविर कई बिछड़े लोगों के लिए बड़ा सहारा बना है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ 2025 से सुर्खियों में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा आचार्य एक बार फिर से प्रयागराज पहुंची। माघ मेले में शिरकत करने के लिए हाल ही में हर्षा ने सोशल मीडिया पर आलोचनाओं से परेशान होकर अपने पुराने पेश मॉडलिंग में लौटने का ऐलान किया था, मगर अब उन्होंने अपना ये इरादा बदल दिया है। वो फिर से सनातन के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगी। हमारे सहयोगी आनंद राज ने हर्षा से खास बातचीत की है, देखिए। देखिए, मैं लगातार मुझे लगता है कि मीडिया भी ये चीज़ बराबर देख रही है कि इस 1 साल में ऐसा नहीं था कि मैं घर पे बैठी हुई थी। मैं बराबर अपनी कोशिशें कर रही थी कुछ ऐसे कार्य करने की जिससे युवा जुड़े। आज युवा अगर ये देखता है कि आज बहुत से युवा ऐसे हैं जो ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं ना कि कोई लड़की वहाँ से निकल के अध्यात्म और धर्म के रास्ते पे चल रही है, तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग मानते हैं, और उसकी वजह से काफ़ी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। तो मैं उन सब के लिए कुछ काम करना चाहती थी, जिसकी लगातार कोशिशें हम 1 साल से कर रहे थे। लेकिन बार बार ट्रोलिंग, तो मैं कहूँगी उनके सामने बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ट्रोल तो आजकल हर कोई होता है। लेकिन बार बार उन कामों में रुकावटें पैदा करना, बार बार अपनी पावर का इस्तेमाल करना, और एक लड़की जो आपके सामने पैसे और पावर में कुछ भी नहीं है उसको अपना कहते हैं कि शिकार बनाना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और बार बार जब ये होता है और मनोबल टूटता है तो कहीं ना कहीं फिर आत्मा थक जाती है, और ये लगता है कि जब अगर आपने तय किया है कि आप मुझे कुछ नहीं करने देंगे तो फिर मैं ही हट जाती हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की ऐसी कृपा हुई है कि यहाँ पे ईश्वर ने, मतलब मुझे नहीं पता कैसे क्या कौन से ग्रह मेरे ऐसे घूमे। जैसे अभी मैं केदारनाथ भी गई थी तो वहाँ पे किसी ने मुझसे बोला आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए, हमें जानना है वो कौन सा ग्रह आपका घूमा जिसकी वजह से रातों रात ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं कभी आपके ग्रह ऐसे हो जाते हैं कि आपको रातों रात कहीं बैठे बिठाए या सोते हुए भी वायरल कर देते हैं। वरना एंकरिंग का काम भी मेरा बहुत अच्छा रहा। लाइफ के 15 साल जिस वक्त मैंने काम छोड़ा उस वक्त देश से ज़्यादा मैं विदेशों में काम कर रही थी। मैंने जीवन में हर सुख सुविधा देखी है, उसके बाद भी अगर मैं 1 साल से बहुत फ्लेक्सिबल होकर रह रही हूँ तो मुझे ना उसमें दिक्कत थी ना इसमें दिक्कत है। अगला रूट का प्लान क्या है, क्या करना चाहती हैं? अगला प्लान हमारा यही है कि अब देश भर में जो शक्ति सृजन की शुरुआत हमने प्रयागराज से की थी उसको अब देश भर में लेके जाना है। अलग अलग छोटे बड़े हर हिस्से में उस कार्यक्रम को आयोजित करना है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बेटियों को सशक्त करना है, बेटियों को आत्मनिर्भर करना है कि वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और पे ना देके खुद पे लें और खुद को सुरक्षित रखें हर परिस्थिति में। मतलब जो बेड़ियां आप पे बंध रही है उससे मुक्त कराएंगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब जो व्यक्ति एक दर्द को समझ सकता है फिर वो चाहता है कि उसके जैसे और उस दर्द से ना गुजरे। मौनी अमावस्या पर इस बार प्रयागराज में रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि महाकुंभ या अर्धकुंभ को छोड़कर माघ मेले में अब तक इतने श्रद्धालु यहां नहीं पहुंचे हैं। 27 जनवरी 2017 2 करोड़ श्रद्धालु आए थे। वहीं 16 जनवरी 2018 को माघ मेला लगा, तब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। 4 फरवरी 2019 को 5 करोड़ लोगों ने, वहीं 24 जनवरी 2020 को 1 करोड़ लोग माघ मेले में स्नान के लिए पहुंचे। 11 फरवरी 2021 में 30 लाख लोगों ने स्नान किया। 1 फरवरी 2022 में 1 करोड़ 47 लाख लोगों ने स्नान किया।
वहीं 21 जनवरी 2023 माघ मेले में 2 करोड़ 9 लाख लोग स्नान करने के लिए पहुंचे और 9 फरवरी 2024 में 2 करोड़ 18 लाख, 28 जनवरी 2025 में 10 करोड़। वहीं इस बार 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या पर करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यानी कि हर महापर्व महास्नान पर आस्था अपार नजर आ रही है। चलिए अब आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड के बांदा जिले में, जहां पर इन दिनों बागेश्वर धाम के पंडित पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार सजा हुआ है। 16 दिसंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम के तीसरे दिन बाबा बागेश्वर के दरबार में 7 समंदर पार रूस से कुछ अनुयायी पहुंचे, जो न सिर्फ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से काफी प्रभावित हुए, बल्कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विचारों से भी काफी प्रभावित हुए। आज बांदा में इतिहास बना। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दिव्य दरबार में बालाजी की अर्जी लगाई। बुंदेलखंड की धरती पर इन दिनों सजा है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार, जहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग हनुमत कथा सुनने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। कोई परिवार संग पहुंच रहा है और कोई दोस्त तो कोई रिश्तेदारों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंच रहा है। बाबा अपने ही लोगों को बुलाते, उनकी ठटरी बढ़ गई। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इन हजारों अनुयायियों में कुछ खास अनुयायी भी बांदा पहुंचे हुए हैं, जो रूस के मॉस्को से आए हैं। इन विदेशी अनुयायियों को बाबा बागेश्वर के दरबार में देखकर हर कोई हैरान है। ये लोग न सिर्फ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को काफी पसंद कर रहे हैं, बल्कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों से भी काफी प्रभावित हैं। यही वजह है कि ये लोग हनुमत कथा सुनने के लिए बांदा पहुंचे हैं। Where have you come from? We are from Russia. Russia? Yes. Which part of Russia? Russia. Which part of Russia? Which city? Moscow? Okay. What brings you here to Banda, Uttar Pradesh? We would like to see and be here to see Guruji Bageshwar Dham and be in this energy and see him. What do you like about him? He has very positive energy. वैसे तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार देश के किसी भी शहर में लगे उनके समर्थक बिन बुलाए ही उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। बांदा के इस दरबार में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस दरबार में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री न सिर्फ हनुमत कथा कह रहे हैं, बल्कि लोगों की दुख तकलीफ और परेशानी भी सुन रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाला ये दरबार इन दिनों बुंदेलखंड की धरती पर आस्था और विश्वास का बड़ा केंद्र बना हुआ है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब उत्तरायणी मेले के रंग आपको दिखाते हैं। इस मेले में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं और पूरी आस्था भक्ति के साथ सरयू गोमती संगम पर स्नान कर रहे हैं। फिर बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का धार्मिक केंद्र बागेश्वर इन दिनों उत्तरायणी मेले के रंग में रंगा हुआ है, जहां राज्य की संस्कृति और परंपरा की झलक नजर आ रही है। मेले में आने वाले लोगों की भीड़ अपार है, जिनमें आस्था से सराबोर कई श्रद्धालु सरयू गोमती संगम पर स्नान करते हुए और फिर बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं। तो कहीं मेले में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी जोरों पर है। साथ ही झूलों पर बच्चों से लेकर बड़े भी खुद को एंटरटेन करने से चूक नहीं रहे। वहीं जहां सांस्कृतिक मंच से रंगारंग कार्यक्रमों की रौनक चारों तरफ इन दिनों बिखरी हुई है, तो वहीं सरयू बगड़ में हो रही खेलकूद प्रतियोगिताओं में पहली बार हो रही महिला दंगल को देखने भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बेशक सुबह से शाम तक उत्तरायणी मेला यहाँ उमड़ रही भीड़ से गुलजार है। फिलहाल 13 जनवरी से शुरू हुआ उत्तरायणी मेला 20 जनवरी तक ऐसे ही लोक संस्कृति, परंपरा और आस्था के उत्सव का केंद्र बना रहेगा। बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आगे बढ़ते हैं, अब आपको राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल बताते हैं। और अब बात जल्द ठंड से राहत की। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन जल्द ही बारिश भी आने वाली है। इसकी वजह है पहाड़ों पर आ रहे एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 21 जनवरी तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश होने का अनुमान है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी लगातार हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी हवाएं बदल गईं। अब हवा पूरब की तरफ चल रही है, जिससे न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है। पहाड़ों में ही नहीं, मैदानी इलाकों में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में बारिश की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग ने 22 जनवरी तक का मौसम ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें ठंड से थोड़ी राहत की बात कही गई है। इसका मतलब यह है कि 19 जनवरी से 22 जनवरी तक दिल्ली के लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद मौसम फिर बदल सकता है, तापमान गिर सकता है और ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। लेकिन राहत की खबर है कि आने वाले कुछ दिन दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत कई शहरों में सुबह के समय जो है वो घना कोहरा जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन बात अगर दिल्ली एनसीआर की जाए तो दिन का वक्त है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है। इसको स्मॉग ही हम बोलेंगे, क्योंकि पोल्यूशन भी लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं कि आसमान आपको साफ नजर आएगा, लेकिन कोहरे की एक जो चादर है वो जरूर नजर आएगी। इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो हम सेंट्रल पार्क की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही साथ AQI का भी नजारा मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस जगह जो AQI बोर्ड है वो 326 इस वक्त का AQI जो है वो बता रहा है PM 2.5। और इसी को देखते हुए जो देश की राजधानी दिल्ली है उसमें ग्रैब 4 भी जो है वो लागू कर दिया गया था। तो जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उस वजह से लोगों को दिक्कतें तो महसूस हो रही है, लेकिन सुबह के वक्त की तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से कोहरा और ठंड दोनों ही आपको नजर आएगा। हालांकि कुछ दिन पहले कुछ ज्यादा ही कोहरा जो है वो अलग अलग राज्यों में देखा गया था, लेकिन आज के मुकाबले थोड़ा सा कम जो है वो नजर आ रहा है। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में जल्द ही दिल्ली हो, दिल्ली NCR की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, जितने भी मैदानी इलाके हैं 2 दिन के बाद जो है बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो 23 और 24 तारीख को वहां पर तेज बर्फबारी का जो है वो अनुमान है, जिसकी वजह से वहां पे ठंड बढ़ेगी और उसका असर सीधा मैदानी इलाकों में नजर आने वाला है। तो देश की राजधानी में जो ठंड का कहर है वो बेशक थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जल्द ही राजधानी में जो है बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आसपास के मैदानी इलाकों में भी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। पूर्व से हवा चलने के बाद मौसम में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है और आज सुबह आसमान थोड़ा साफ नजर आया। चंडीगढ़ में सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई। कैसा है चंडीगढ़ में मौसम का अपडेट, ये रिपोर्ट देखिए। घने कोहरे से और कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलनी शुरू हुई है। आज दूसरा दिन है कि चंडीगढ़ में हल्की गुनगुनी धूप खिली है और इसमें आप सुखना लेक पर तस्वीरें देखिए कि लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन में वापस यहाँ पर आपको सुबह के वक्त नजर आते हैं और इस गुनगुनी धूप का लुत्फ लेने के लिए भी सुखना लेक पर लोग पहुँचते हैं। और जो चहल पहल यहाँ पर, चाहे वो पक्षी हों, चाहे यहाँ पर आवाजाही और मॉर्निंग रूटीन के लोग हों, तो वो चहल पहल यहाँ पर ज़रूर सबसे पहले नज़र आती है। और चंडीगढ़ के अंदर हालांकि तापमान 5 डिग्री से ऊपर है, लेकिन ठंड ज़रूर है क्योंकि हवा है और साथ साथ कोहरे से राहत है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो एक लेक और आसमां एक जैसा नज़र आता था और ये पहाड़ियाँ शिवालिक हिल्स की जो बिल्कुल यहाँ से नज़र आती हैं सामने, तो वो भी जो ढक गई थी कोहरे की चादर में, तो अब वो भी नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि यहाँ से विजिबिलिटी इतनी है कि आपको कसौली रेंज और कसौली के पहाड़ तक नज़र आते हैं। हालांकि पिछले दिनों में तापमान शिमला से भी ठंडा यहाँ पर 2 डिग्री तक जा पहुँचा था। हालांकि पूरे पंजाब में अगर बात करें तो अमृतसर 1 डिग्री पहुँचा कल तापमान, जो सबसे ठंडा शहर था, और हरियाणा का हिसार 3 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा शहर था। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अब भी येलो अलर्ट जारी है
और कुछ कुछ इलाकों में, कुछ कुछ शहरों में अभी भी कोहरे का असर है। और जैसे अमृतसर है, बठिंडा है, फरीदकोट है, हरियाणा का नारनौल, हिसार, सिरसा, जींद, तो ये इलाके हैं जहां पर चाहे कोहरा हो चाहे ठंड हो अभी भी अपना असर दिखा रही है। हालांकि लोगों के चेहरे जरूर खिले हैं क्योंकि बाहर निकलकर इस गुनगुनी धूप का लुत्फ लोग ले रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़। और अब बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस परेड की। दिल्ली की सुबह कितनी भी सर्द हो, लेकिन सेना के जवान इस ठंड का हर सुबह अपनी गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। कोहरे की चादर को भेदकर जवानों की टुकड़ियां आगे बढ़ती हैं और सर्द फिजाओं में गर्मजोशी भरती हैं। देशभक्ति की धुन और उस पर कदम ताल करते देश के ये मतवाले जवान फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए गणतंत्र दिवस की तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विजय चौक पर जवानों का ये उत्साह भरा मार्च देखने वालों को भी जोश से भर देता है। बेशक ये गर्मजोशी बताती है कि इस बार का गणतंत्र दिवस उत्सव बेहद खास रहने वाला है। साथ ही इस साल इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 17 और मंत्रालयों से 13 समेत कुल 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकलेंगी। 18 मार्चिंग टुकड़ियां और 13 बैंड हिस्सा लेंगे। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जोरों पर चल रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान पूरे अनुशासन और समर्पण के साथ परेड अभ्यास करते नजर आए। कदमताल की गूंज, कमांड की आवाज और तिरंगे की भावना से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। 26 जनवरी को होने वाले भव्य समारोह से पहले ये रिहर्सल जवानों के जज्बे, मेहनत और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य को दर्शाती है। सुबह सवेरे कर्तव्य पथ पर एक अलग ही नजारा देखने के लिए मिला, क्योंकि पिछले 1 महीने से तैयारियों में जुटे जवान हर रोज सुबह कर्तव्य पथ पर पहुंचते ही परेड की रिहर्सल करते हैं। कड़ाके की ठंड ऐसे जिसमें जवान परेड के लिए वार्म अप करते हैं, फिर शुरू होती है कदमताल के साथ जवानों की ये खास परेड। कोहरा, कड़ाके की ठंड और शांत फिजा सुबह के समय की, लेकिन इसी बीच जो है इसी कोहरे और इसी सन्नाटे को चीरते हुए जवानों के ये कदम ताल जो है वो आपको दिखेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कर्तव्य पथ पर ये ऐतिहासिक रास्ता जो 26 जनवरी को देश की शान, सम्मान और स्वाभिमान की जो साक्षी बनेगा, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जवानों की अलग अलग टुकड़ी जो है 26 जनवरी की परेड की जो है वो तैयारियां कर रही है। और एक साथ आप ये परफेक्शन देख सकते हैं, इनके कदम ताल देख सकते हैं कि वो किस तरीके से आपको नजर आएंगे। और आज ये गणतंत्र दिवस की रिहर्सल चल रही है। कोहरे की चादर ओढ़े कर्तव्य पथ पर सुबह से जवान इसी तरीके से जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि मानो देशभक्ति खुद इन कदमों के साथ जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। इतनी ठंड है, इस सांस के बीच में लोगों, इस धुंध के बीच में लोगों का सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाए, जिस तरीके से इनको लगातार इस तरीके से कदम ताल मिलाते हुए चलना पड़ रहा है। लेकिन इसी चीज को चीरते हुए ये देश के जवान जो है इस वक्त कर्तव्य पथ पर नजर आ रहे हैं और अलग अलग टुकड़ी, चाहे फिर वो सेना के नौजवानों की बात हो, वायुसेना के जवानों की बात हो या फिर नौसेना के जवानों की बात हो, इसी तरीके से टुकड़ी है अलग अलग नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल
जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 19 तारीख, 21 तारीख और फिर 23 तारीख को जो है इसी तरीके से आपको जवानों की टुकड़ी जो है रिहर्सल करती हुई नजर आ जाएगी। चारों तरफ आपको सेना जो है वो नजर आएंगे, चाहे फिर वो बाइक में रिहर्सल की बात हो, सभी टैंक्स के साथ रिहर्सल की बात हो। सुबह 4:30 बजे से इसी तरीके से देश के जवानों ने अपना जो रिहर्सल है वो दिखाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक टुकड़ी जो है वो आपको इसी तरीके से नजर आएगी और हर कदम में, हर मोड़ पे, हर सलामी में सब कुछ आपको बिल्कुल सटीक नजर आने वाला है। यहाँ कोई आपको गलती की गुंजाइश नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सिर्फ परेड नहीं है, ये देश की पहचान है। इंडिया गेट पर इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंडिया गेट से कर्तव्य पथ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो अपने आप में शहीदों को याद करता हुआ ये एक प्रतीक है, वो आपको नजर आ जाएगा। और आज बड़ी ही गर्व के साथ ये नज़ारा जो है वो देखने लायक है। मुझे खुद इस वक्त बेहद ही गर्व के साथ जो है मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से देशभक्ति का जो माहौल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। अलग अलग टुकड़ी जो है वो इसी तरीके से रिहर्सल करते हुए नजर आ रही है और उसके सामने से गुजरते ये जवानों जो है आपको ये नजर आएंगे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए हर एक कदम ताल के साथ जो है वो आपको नजर आएंगे। तो ये माहौल सिर्फ अनुशासन का नहीं है बल्कि गर्व का है और हर जवान के चेहरे पे एक अलग ही चमक जो है आपको नजर आ जाएगी। और ये 26 जनवरी की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई और नज़ारा बेहद ही अलग और शानदार नजर आ रहा है, पूरा देशभक्ति वाला। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां पर पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव का बंगला इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल 74 बंगला क्षेत्र के बंगला नंबर B1 जो कि गोपाल भार्गव का सरकारी आवास है, मगर अब ये घर मरीजों का घर बना हुआ है, जहां पर हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए एक खास गेस्ट रूम प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार किया गया, ताकि इलाज के दौरान बच्चे मानसिक रूप से खुश रह सके। दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स, फूल पत्ती, तरह तरह के कार्टून्स, बिस्तरों पर रखे टेडी बियर और कमरे में इधर उधर रखे खिलौने। ये तस्वीरें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर सरकारी अस्पताल के बच्चों के वार्ड की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव के सरकारी बंगले की है, जहां हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए एक खास गेस्ट रूम प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार कराया गया है, ताकि इलाज के दौरान बच्चे मानसिक रूप से खुश रह पाएं। विधायक गोपाल भार्गव की बहू शिल्पी भार्गव ने ये अनोखी पहल जरूरतमंद बच्चों के लिए की है। एक कमरा यहाँ पर आप देखेंगे, एक कक्ष है। आजकल बाल जो बच्चे होते हैं इनके हार्ट में छेद होता है, बहुत बच्चों के हार्ट बन रहा है और इनका ऑपरेशन बड़ा महंगा होता है दिल्ली या बम्बई में। इंदौर में एक डॉक्टर से मालूम किया था, वो उन्होंने कहा कि हम ये चैरिटी करेंगे और हमको भारत सरकार से इसकी राशि मिलती है। मेरे पास पहले सामाजिक न्याय विभाग था, उस समय भी योजना लागू थी, फिर मैंने स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर कर दी थी, उस समय की बात है। तो हमने यहाँ पे इंदौर में और भोपाल में अभी पिछले 4-5 महीने पहले से विधिवत बच्चों के लिए मैंने विज्ञापन देके जो भी बच्चा जिसका हार्ट का खराब हो, नवजात शिशु भी होते थे, तो आयु और वजन के आधार पर डॉक्टर कहते थे कि अब ये ऑपरेशन के लायक हो गया, तो उसको रोकने के लिए यहीं पे बंगले पे हमने शिशु एक प्रकार से बच्चा वार्ड यहाँ पर तैयार किया और उनके उसको माहौल मिले तो उसको खेलने खिलौने के लिए सारी व्यवस्थाएं की। गोपाल भार्गव के इस बंगले में मरीजों के लिए 70 बिस्तरों वाले 3 हॉल रेनोवेट किए गए हैं, जहां उनके खाने पीने ठहरने की शानदार व्यवस्था की गई है, वो भी बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस सुविधा, अस्पताल लाने जाने में सहायता और इलाज से जुड़े कामकाज के लिए कर्मचारी भी तैनात हैं। विधायक गोपाल भार्गव के अनुसार वो ये काम 2003 से लगातार कर रहे हैं और अब तक 30,000 से ज्यादा जरूरतमंद लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। यहाँ सागर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, सिर्फ एक जिला अस्पताल था, वहाँ पे औसत ऑपरेशन और औसत बीमारियों के इलाज होते थे, बाकी तो कोई खास इलाज नहीं होता था। 2003 में जब मैं मंत्री बना तो मैंने इसको एक सेवा के रूप में, प्रकल्प के रूप में स्वीकार किया
तो मैंने इस कारण से विचार किया कि इनको जो गंभीर रोगों के मरीज हैं इनके लिए हम भोपाल लाएं। उस समय मुख्य रूप से अभी तो काफ़ी अस्पताल खुल गए साहब भोपाल में, लेकिन ये पुराना चिराई जो अस्पताल था और भी ये अस्पताल थे, बंसल नहीं खुला था, ये सब अस्पताल वगैरह और भी अभी ये जितने भी अस्पताल हैं, और या तो हमीदिया हॉस्पिटल मतलब गांधी मेडिकल कॉलेज या फिर एक दो संस्था और, तो मैंने यहाँ ला के लोगों को एडमिट करना शुरू कर दिया। आज के दौर में जब ज्यादातर नेता और मंत्री जमीनी तौर पर जनता से दूर दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में विधायक गोपाल भार्गव की ये पहल न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि उनका ये बंगला जरूरतमंदों के लिए उम्मीद और राहत का बड़ा केंद्र बना हुआ है। भोपाल से धर्मेंद्र साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।